पूछते हैं कि ये डिटॉक्स में क्या है ऐसा। आप लोगों को तो ट्रेनिंग है, आप लोगों ने पूरा सेशन अटेंड किया, आप लोगों को पता लग गया है ना। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो प्रश्न उठाते हैं, वो ना ट्रेनिंग में आते और ना वो समझना चाहते, ना वो पूरे विषय को देखते। तो इसलिए ये प्रश्न है डॉक्टर साहब की डिटॉक्स कैसे काम करती है, क्या है डिटॉक्स के अंदर, जो वो जो कोविड-19 वैक्सीन का जो केमिकल है उससे बाहर निकाल सकती है। सचिन भाई, आप यहाँ आ जाइए प्लीज़। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ना एक बात बताता हूँ कि ये ना सिर्फ वैक्सीन की टॉक्सिन्स को यानी वैक्सीन को डिटॉक्स करने की बात हम कर रहे हैं। आप सारे लोग क्योंकि ट्रेनिंग में हैं टीम 500 की, और डॉक्टर सूजन अगर यहाँ नहीं होते तो अब मुझे इसका जवाब देना पड़ता इनसे पूछ पाछ के, और या फिर जो इनके पुराने रिकॉर्ड या फिर मेरी जितनी समझ उसके हिसाब से। एक आदमी ने ये कहा कि मोर्चे के कुछ साथी सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मोर्चे का कोई साथी इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि जो आदमी मोर्चे में है वो या तो रिसर्च करके मुझसे पूछेगा, मोर्चे के आदमी के पास पूरा तरीका है हमसे पूछने का कि गलत क्या है सही क्या है, मोर्चे के आदमी के पास प्लेटफॉर्म है जानने का, मोर्चे के आदमी के पास मोर्चे का आदमी है, शुभम मोर्चे का आदमी है, वो शुभम से पूछ सकता है, मोर्चे का आदमी अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर सकता है। पहली बात तो जिसको डाउट है कि वो डिटॉक्स में क्या है, क्या सिर्फ बेचने के लिए, सिर्फ धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या बॉडी में से डिटॉक्स नहीं निकल सकता उसके लिए, वो मोर्चे का साथी नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, जिसको ये शक है वो मोर्चे को तोड़ने के लिए ही आए थे। संघ के समर्थन के लोग हैं। 2014 से 2019 सब बीजेपी के सपोर्ट में पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिकल लोगों के सवालों को पहले तो ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है। राजनीति वालों का काम क्या रहता है कि भैया वो आपको आपके असली मुद्दे से भटकाकर कहीं और लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बेफजूल की चीजों पर बात करते रहें। डॉक्टर सूजन की वीडियो शुभम के साथ है, मेरे साथ है, दुनिया भर के साथ है, इतनी सारी वीडियोस हैं, और उन वीडियोस पे बाहर जाके कर, और उन वीडियोस पे डिटेल में चर्चा की गई है। उस चर्चा के बाद में सारा कुछ फाइनल किया गया है। उसके बाद की वीडियोस हैं, उसके बाद डॉक्टर सूजन काम कर रही हैं। अगर कोई सचमुच जानना चाहता है तो वो इनसे संपर्क करे, हमसे संपर्क करे और बताए कि जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स में आ जाएं। कल आपने देखा रात को 12 बजे तक डॉक्टर सूजन ने पूरा पीपीटी के साथ आपको पूरा डिटेल में समझाया। अगर कोई 4 घंटे बैठने का या कि सुनने का सब्र नहीं है, किसी को 2 मिनट में सोल्यूशन चाहिए, 2 मिनट में बात पूरी समझनी चाहिए, भैया उसको तो उसके लिए तो जवाब है नहीं। परंतु फिर भी 2 लाइनों में, 4 लाइनों में, छोटा में, कि वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई चीज नहीं बनी है जो शरीर में से टॉक्सिन्स को निकाल सके। इसके ऊपर जो इस पे काम करने वाले लोग हैं, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो हमें बताएं जरा कि ये डिटॉक्स क्या है और कैसे काम। सिर्फ एक सवाल का जवाब और नथिंग मोर देन दैट। इनको मालूम है सिर्फ उस कबाड़ के लिए, ओके, या जिस सवाल के लिए, मतलब नॉट कबाड़ के लिए, सवाल उनका सवाल के लिए, अच्छा, कि सवाल अगर किसी के दिमाग में आए तो उसके लिए। तो सवाल ये है, आपने कहा कि हमारा जो शरीर है वो कभी डिटॉक्स हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहे हैं। वैक्सीन का डिटॉक्स नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहा है। ओके ओके, ठीक। हाँ 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 हाँ, चलो, ऐसा क्या है इस दवाई में जो वैक्सीन के स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड को निकाल सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछना भी चाहिए ऐसा वाला। ओके, स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड। स्पाइक प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है, जब आपके जो वैक्सीन में है, जब आपके शरीर में डाला जाता है तो स्पाइक मतलब नुकीला, ठीक है ना। तो वो नुकीला जो होता है हमारी कोशिकाओं में जाता है तो माइक्रो इंजरीज करता है, सूक्ष्म इंजरीज, ठीक है ना। और जो ग्राफेन ऑक्साइड है वो आप कहीं पर भी आप जानकारी ले लो, वो एक कार्बन पार्टिकल होता है जो नैनोमीटर्स में होते हैं, और वो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड। तो जब ये सोचो कि ऐसे छोटे पार्टिकल्स आपके शरीर में ब्लेड है तो वो कोई भी पार्ट को इंजर कर सकता है, ठीक है ना। अब ये दोनों का काम है इंजरी करना,
और इन्होंने हमको क्या बोल के डाला है कि ये जाके आपके कोशिकाओं को जब इंजोर करते हैं तो आपकी कोशिकाएं मोटिवेट होंगी और आपको इम्यूनिटी देंगी, मतलब आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। पर वो थोड़ा सा आधा इन्फॉर्मेशन, झूठा इन्फॉर्मेशन दे दिया। एक्चुअली वो आपको इम्यूनिटी नहीं दे पा रही है। आपको और मुझे इम्यूनिटी देने के लिए हमारे शरीर में ही एक बढ़िया वाला स्टफ़ है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा स्टफ़ है जो आपको इम्यूनिटी देने के लिए ही बनाया गया है। और कहाँ मिलता है, किसी को याद है? आंतों में, मुंह से लेकर गुदा द्वार के बीच उसका काम है। और उसको एक्टिवेट करने के लिए कौन काम करता है? जितने जीवाणु, बैक्टीरिया जो आपके शरीर में हैं, मतलब हमारी हर कोशिका में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी कोशिकाओं में उसके काम को अच्छा करने के लिए मदद करते हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं दोस्त, मित्र जीवाणु होते हैं। अब 85% मित्र जीवाणु जो होते हैं वो आपके मुंह से लेकर गुदा द्वार के बीच में है। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड है, ये कोई भी सेरोटोनिन जैसे काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही अलग है यार। ग्राफेन ऑक्साइड ब्लेड है और स्पाइक प्रोटीन स्पाइक है, भाले हैं जो आपको इंजोर करने के लिए भेजे हैं। और हमको बोलते हैं आपको इम्यूनिटी मिलेगी, तो मिली क्यों नहीं? काहे के लिए इतना ब्लड क्लॉट बन गया? हाँ, मेरे ही पेशेंट के बीच में 8 से 10% जिसको भी ब्लड टेस्ट करवाती हूँ उनका ब्लड क्लॉट बन रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट से पूछा ये ब्लड क्लॉट क्यों बन रहा है, तब उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर में डालकर दिखा के, ठीक है ना। और उसमें फिर जो आपका डिटॉक्स का ऑक्सीडेशन डाल के दिखाया कि कैसे इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज विघटन, किसी को और एक अच्छा शब्द है आप लोग को सिखाया जाता है, उसको कहते हैं भस्म करना, स्वाहा। हाँ, मतलब ऑक्सीजन, अभी जो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, हर पल श्वास ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है? हर कोशिका के अंदर जाके ऑक्सीडेशन करके भस्म कर रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हवन कुंड है, हवन कुंड। ये जो हवन कुंड का शब्द हमारे पूर्वजों ने लाया कहाँ से? ये सब समझ के। उन लोग के पास उस ज़माने में कोई मोबाइल और ऐसा वाला कुछ नहीं था, उन्होंने अपना दिमाग भेजा से काम करते थे। वो दिमाग में कंसंट्रेशन करने से इस दिमाग के अंदर इतनी शक्ति है कि जितने भी दुनिया के कंप्यूटर होना तो एक ही भेजे से हार जाए। पर हमको मालूम नहीं है इसको कैसे करना, इवन मुझे नहीं मालूम है, इतना ही पता चल गया इसमें है इतनी शक्ति। इन लोगों ने बताया कि भाई हवन होता है, हवन कुंड में स्वाहा होना चाहिए, तुमको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो बाहर में हवन कुंड बना के दिखाए कि ऐसा होता है। पर ये नहीं बताया हमारी कुछ जनरेशन ने कि वो हमारे शरीर के अंदर में है हवन कुंड। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आग से भस्म नहीं होती? अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर, अलग अलग दबाव और तापमान में हर चीज़, लोहा क्या, पत्थर क्या, लिक्विड बन सकता है। देखा है आपने? नहीं तो राख बनने का विघटन होगा ही। तो यहाँ पर जो आप दे रहे हो, नॉर्मल ऑक्सीजन आप जो ले रहे हो, उससे स्पाइक प्रोटीन को कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको ग्राफेन ऑक्साइड को कुछ नहीं हो पा रहा है। क्यों? बेचारा ऑक्सीजन पहचान नहीं पा रहा है, तेरी ये गड़बड़ करने आए हैं। उन लोगों ने प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि हमारे सेल, हमारी कोशिकाएं कंफ्यूज हो जाए। प्रोग्रामिंग हम बहुत करते हैं, दिमाग को इसमें बहुत अड़ाते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग। मतलब वो बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह क्या क्या हम लोगों ने पता करके आया, वाह वाह। और हमको क्या चाहिए? वाह वाह चाहिए। और दूसरी की चीज़ क्या चाहिए? सुविधा। ऐसा चुटकी बनाते सब हो जाना चाहिए, है कि नहीं? तो उन लोगों ने बड़े प्लानिंग के साथ में स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड डाला है इसमें। और उसके अलावा उसमें कुछ हैवी मेटल्स हैं जो अक्सर वैक्सीन्स में होते हैं, ठीक है ना। मेरे पास कहते हैं एक वैक्सीन के अंदर क्या क्या होता है उसका पूरा डिटेल का एक है, मैं डॉक्टर साहब को भेज के दूंगी, आप लोग सब मिलेगा कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ। अब ये दो चीज़ अंदर जा रहे हैं और मैंने देखा है कि जब हम उसको सिर्फ एंटीऑक्सीडेशन से बाइंडिंग कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? हमारे हर विष के अणुओं को या विष रोग के अणुओं को या परजीवाणुओं को बाइंडिंग करता है,
जैसे रस्सी बांधता है ना, वैसे बाइंड करके उसको बाहर निकालता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या आता है, किसी को याद है? एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन आते हैं? भोजन, हाँ, या वो एंटीऑक्सीडेंट, भोजन और जड़ी बूटी और तेल, 3 चीज़ें आते हैं। भोजन में क्या क्या है? प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और एक विटामिन, ठीक ना? याद करने के लिए ऐसा बोलना, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। मैं कार्बोहाइड्रेट फैट को एक के बाद एक इसलिए बोलती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो शॉर्ट कार्बन चेन है, उसमें आप कार्बन गिनोगे तो उसका चेन शॉर्ट है, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पहुँचता है तो आपका सेल्स उसको लॉन्ग कार्बन चेन में कन्वर्ट कर देता है और वो फैट बन जाता है। और उतना फैट जब ये यूज़ नहीं होगा तो आपके पेट में जमेगा, थाइस में, हाथ में, पहले ऊपर जमेगा, फिर यहाँ गालों में जमेगा, ठीक है ना? तो हम जैसे लोगों का जो है बेली, इसमें सब है माल एक्स्ट्रा, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अब क्योंकि इतना व्यायाम, अगर दिमाग ठीक नहीं, व्यायाम नहीं करते ना इतना सारा कि यहाँ पर 6 पैक्स बन जाए, हाँ, तो जो 6 पैक्स बना सकते हैं वो अपने फैट को यूज़ कर सकते हैं। मेथड मालूम है और सब मेथड सब यूज़ कर लें तो बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग को कोई बूढ़ा नहीं बोलेगा भाई, हाँ, हमारे बाल भी पकेंगे नहीं, है कि नहीं? हाँ, बाल पकते क्यों हैं? एक बार हमारे यहाँ बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, भाई बाल पकते क्यों हैं? तो मेरे को सबसे पहले याद आया क्योंकि मेरे बाल सबसे ज़्यादा सफ़ेद हैं। किसी को कोई मालूम है बाल क्यों पकते? यदि मेरे शरीर में कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई, कॉपर कम हुआ तो मेरे बाल से खींच के ले लेता है। तब क्या करना चाहिए कॉपर के लिए? तो हम लोगों ने एक मेथड बताया कि जो कॉपर का हंडी होता है ना, उसमें पानी भर के रखो। अच्छा ठीक है, उसमें बहुत का कॉपर नहीं लगता, छोटा मात्रा में लगता है। तो मैं सोची यार हमारे पूर्वज लोग बड़े उस्ताद थे, जब उन लोग मेटल को खोज किए, कॉपर बनाए और उसमें पानी भर के रखते थे, हाँ। और अभी हम लोग तो फ्रिज विज में रख के मस्त करते रहते हैं। चलो तो बाल क्यों नहीं सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन मैं सोची क्या जवानी में पता होता तो कर लेते, अभी तो चलता इसी को खूबसूरत बना के चल लेते हैं, ठीक है। अभी कौन बूढ़ा कह रहा है? सो स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज ही करना पड़ता है क्योंकि बाइंडर से ज़्यादा सक्षमता से बाइंडिंग नहीं होती है। एक जो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, कहते हैं ग्लूटाथियोन करके, ग्लूटाथियोन, वो अच्छा बाइंडिंग करता करके डॉक्टर पीटर मकल्लो ने उस पर रिसर्च करके बताया है। फिर भी वो बताए हैं कि 100% ख़त्म नहीं होता। तो इस कारण से हम लोग ने उनको इंट्रोड्यूस किया है कि आप इसमें डाइऑक्सीजन क्लोराइड डालें, मतलब ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को 1 मॉलिक्यूल क्लोराइड, क्लोरीन और क्लोराइड में फ़र्क है। क्लोरीन में क्या है फॉर्मूला? Cl2 होता है, 2 मॉलिक्यूल क्लोराइड होते हैं। क्लोराइड में 1 ही मॉलिक्यूल क्लोराइड होता है। हर चीज़ अपना कैरेक्टर बदलता है, जैसे उसका कॉम्बिनेशन बदलेगा, करेक्ट ना, टोटल बदल जाता है। जैसे आप H2O, इसमें कितना है हाइड्रोजन? 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन कितना है? 1 मॉलिक्यूल। आपने ये दोनों को अलग कर दिया तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐसा इन्फ्लेमेबल है, उसमें आग लगती है, और ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करती है, पर दोनों मिल जाते हैं तो आग बुझा देती है। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। तो ये है, तो क्लोराइड जो है यदि 2 मॉलिक्यूल हो जाए तो आपको हर्ट कर सकती है, परंतु 1 मॉलिक्यूल में वो बड़ा अच्छा काम करती है। क्या काम कर रही है? वो ऑक्सीजन को बताती है कि ये टॉक्सिन किधर बैठा है। तो जिसका प्रश्न है ना, उसके लिए ये है उत्तर। क्लोराइड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बताती है कि टॉक्सिन कहाँ बैठा है। अब ये प्रश्न उठता है, पहचानेगा कैसे वो टॉक्सिन को? कैसे पहचानेगा टॉक्सिन? हमारे कोशिकाओं के आवरण में कोई चीज़ टॉक्सिन है या विष है, ये कैसे पता चलेगा? यस, पीएच वैल्यू। उसके लिए ताली बजाओ भाई जोर से। पीएच वैल्यू से पता चलता। कैसा होगा?
जिस भी हमारे शरीर में अल्कलिटी, सिर्फ पेट को छोड़ के बाकी सब जगह अल्कलिटी है। अपने बॉडी में कहीं पर भी किसी भी कोशिका में 7 से नीचे का पीएच हुआ या 8 से ऊपर हो गया तो क्लोराइड को पता चलता है, वो ऑक्सीजन उसके साथ में चल रहा है, बोलता है ये बैठा है दुश्मन। ऑक्सीजन का काम क्या है? स्वाहा। तो वो ग्राफेन को भी स्वाहा कर देता है और क्या कहते हैं स्पाइक प्रोटीन का भी स्वाहा करता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। और उसके अलावा देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने नहीं देखा, जिसने देखा उसने पिक्चर भेजा है बस, या उसने मेरे को बोला देखिए भेज रहा हूँ वीडियो देख ले। लेकिन मुझे कहाँ से पता चल रहा है? कुछ तो एविडेंस होगा ना, सबूत तो होगा। सबूत क्या है? ब्लड टेस्ट करके देख लो, पहले और बाद में। पहले का ब्लड टेस्ट कर लिया, निकल गया तो बाद लगाओ, डिटॉक्स करो। निकला कि नहीं? तो मैंने आपको उदाहरण दिया था, ये मैंने ब्लड टेस्ट करना भी, ऐसे तो मैं एलोपैथी वाली हूँ, हम लोग को तो पहले से ब्लड टेस्ट सिखाते हैं, हर चीज़ के लिए करो टेस्ट करो, 1000 टेस्ट करना सिखाते हैं हम लोग को। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा नया जन्म हो गया तो मैंने बोला अरे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो शरीर है वो अपना आप सिम्टम बताता है, उसके हिसाब से करो। तो मैं किसी से टेस्ट नहीं करवाती थी। तो मैंने आपको बताया था वो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा उनके लिए पूरी कहानी वापस बता दूं तो चलेगा ना? ये जो व्यक्ति है अपना भाई को लेके आया था, उसके भाई को कई सालों से अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था और इतना अर्थराइटिस कि हाथ पैर ऐसे ऐसे टेढ़े हो गए थे। अब मैं बोली यार हाथ पैर सीधा तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट अर्थराइटिस का विष का अणु निकाल सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको लंबा लेक्चर मारती हूँ, कोई कभी छोटा लेक्चर मारती नहीं हूँ, 1-1 घंटा चलता है पेशेंट लोग के साथ। तो उनके साथ 1 घंटा लेक्चर देने के बाद मैं बोली अब कर लो अपना काम। तो जाते जाते बोलता है मेरे को भी डिटॉक्स करना है। मैं बोली अच्छा, अभी मैं 1 घंटा पूरा टाइम बिताई हूँ, अब इसको भी। तो मैं बोली जो बोली वही कर ले, उसमें नया कुछ नहीं। फिर कर ले भी नहीं बोली मैं उसको। मैं बोली तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? बीपी है? नहीं है। शुगर है? नहीं है। थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। अरे सर्दी खांसी है? वो भी नहीं है। मैं बोली खाए टाइम पास कर रहा है मेरा, जा तू अपने भाई को देख। बोला नहीं मेरे को करना है डिटॉक्स, चाहे कुछ भी नहीं हो मेरे को करना है। मैं बोली अच्छा बहुत शौक है। बोले वैक्सीन लिया? और पहली बार ऐसी प्रश्न पूछ रही थी, क्या है के लिए? टालने के लिए। अरे मैं बोली वैक्सीन लिया? बोले हाँ 2 वैक्सीन लिया। तो बोली अच्छा ठीक है बढ़िया। मैं बोली जा कर क्या डी डाइमर टेस्ट कर, हीमेटोलॉजी में CBC, ESR और लिपिड प्रोफाइल और लीवर फंक्शन टेस्ट करके दिखा। इतना जल्दी भागा वो। मैं बैठी हूँ यहाँ पर पूना में कहीं पर, वो मुंबई में है, और भाग के जाके लेके आ रहा है। दूसरे दिन पहुँच गया ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेके। और मैंने हंसते, मेरे को हंसी आ रही थी उसके ऊपर, क्या पागलपन कर रहा है इंसान, फोकट में जाके पैसा खर्चा करके आ रहा है। ब्लड टेस्ट करना भी 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। तो और आना जाना अलग। हाँ तो वो जनाब टेस्ट करके आ रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल, हीमेटोलॉजी में सब चीज़ नॉर्मल। तो मेरे को और भी हंसी आ रही थी। बोली देख मैं बोली थी कुछ नहीं प्रॉब्लम है, काहे के लिए आ रहा है? अरे डी डाइमर। और वो टेस्ट ऐसा था कि हीमेटोलॉजी और लीवर फंक्शन एक में था और कहते हैं डी डाइमर अलग। तो उसको खोल के देखी तो मेरा दिमाग उड़ गया। मेरे को ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मेरे को ज़ोर से थप्पड़ मारा और बोले कि देख ऐसा भी होता है। कुछ नहीं, आदमी को कोई सिम्टम नहीं, उसका डी डाइमर जो 0.5 मैक्सिमम होना चाहिए उसका था 6.41 ऐसा कुछ। कल मैं दिखा रही थी आप लोग, कितना गुना ज़्यादा है बोलो। ये तो 6 समथिंग था, किसी का 10 था, वो लेडी का उसका आशा कहीं ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा नहीं 10 था, 10 या 20 था किसी का। हाँ एक जन का 20 भी आया था। सोचो मतलब उसके शरीर में इतना क्लॉट घूम रहा है कि वो 2 हफ्ते में टपक गया होता। मैं उसी के बाद से इस बीमारी को टीका टपक बोलती हूँ, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, आप बैठे बैठे टपक गए। कोई सिम्टम होता तो बात होती। इसलिए मैं कहती हूँ जिसको सिम्टम आता ना, ईश्वर को धन्यवाद बोलो, ये आपका शरीर बोल रहा है। इधर तो आपके शरीर को धोखा हो गया, उसको पता ही नहीं चला, और जब अटक गया कहीं जाके तो फट से इलेक्ट्रिकल फेलियर, हार्ट अटैक। नहीं इसको कहते हैं हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। इसमें इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है, चांस ही नहीं। 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में गया बंदा।
उन्होंने पहले ही बताया था कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहेगा जो आगे आने वाला। मतलब कुछ लोगों का, सबका नहीं होता है यार, फिर भी मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा सबक था। तो मैं उसको इतना आश्चर्य होके दिखा तो नहीं सकती। मैं बोली अच्छा ठीक है, हाँ गड़बड़ है, चल हाँ। मैं बोली अभी चल शुरू कर दे डिटॉक्स। तो बराबर उसका डिटॉक्स शुरू किया। उस दिनों में मैं 21 दिन का पकड़ती थी। 21वें दिन मैं बोली जाके फिर से टेस्ट किया, क्योंकि अब मेरा ही दिल धड़कने लग गया था, भाई इसका क्या होने वाला है। तो डिटॉक्स करवाया, उसका आ गया 0.28। क्या बात है। उस दिन तब मैंने वो साइंटिस्ट को विश्वास किया जो कह रहे थे कि ऑक्सीडेशन में जिसमें एक मॉलिक्यूल क्लोराइड होता है वो इसको उड़ाता है। उसकी इंजरी वहाँ पर क्लियर हुई और वो उसको फिर मैं मेंटेनेंस डोज पे रखी थी। बढ़िया घूम रहा है अभी, नहीं तो कब के गए होते। तो ये है सबूत। तो उसके लिए फिर मैंने इसके ऊपर काम करके कहा कि यार हमारा बॉडी कितने प्रकार से डिटॉक्स करता है, उसी को सीख लो। जब 7 प्रकार से डिटॉक्स कर रहा है तो 7 प्रकार को सीख लो ना, ठीक है ना। सीखोगे तो आपको खुद मालूम रहेगा मुझे क्या करना है। अब इतना तो पता हो गया कि भाई इसमें तो ऑक्सीजन के साथ एक मॉलिक्यूल क्लोराइड लगता है। अकेला क्या है? अकेला है DMSO, डी मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जो लकड़ी का अर्क है। कहाँ से मिलता है वो? अपन को जो कागज़ का जो फैक्ट्री होता है ना, उन लोग लकड़ी का पल्प बनाते हैं। पल्प बना के उसको प्रेसिंग करके करते हैं, तो उसके प्रेस किया हुआ पानी के अंदर में ये मिलता है DMSO। उसको उन लोग फिल्टर करके प्योरीफाई करते हैं तो 99.9% का DMSO आता है। उसमें का जो सल्फो ऑक्साइड बॉन्ड है वो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो मैं क्लॉट वालों को वही दे देती हूँ सबसे ज़्यादा, 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप। अभी मेरी एक लेडी है हमारे ग्रुप में जिनके पिताजी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली के थे, और उसका भाई पीडियाट्रिशियन है, और ये खुद फार्मासिस्ट है, इसका अपना फार्मेसी चलता है। और उनके पिताजी को टीके के बाद में क्लॉट आया, और कार्डियोलॉजिस्ट को क्लॉट मतलब इतने सारे उसके फ्रेंड्स हैं उस हॉस्पिटल में, उन्होंने देखा कि 90% का ब्लॉकिंग हो गया। तो उन लोग ने जाके ऑपरेशन करवाया। करीब 50 लाख रुपए खर्चा करने के बाद पिताजी नहीं बचे, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद उसका भाई, उसकी माँ और वो खुद बीमार रहने लगे। तब जाके उन्होंने बल्हारा साहब का एक वीडियो देखा था। बोले मेरे से उसने कांटेक्ट नहीं किया, मतलब कम से कम 3-4 हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं किया। और उसके बाद में उन्होंने दिया उन्होंने हाँ टेस्टिमनी दिया उन्होंने। तो बोले कि हमने वो शुरू किया तो उसकी मम्मी के शरीर में है ना, जब से टीका ली थी, वो जो नसें होती ना, ये अपना खून वाली नस, उसमें है ना छोटे प्याज की तरह ऐसा उभार आने लग गया था, और उसके कान में भयंकर दर्द होता था। ये सब मुझे नहीं मालूम था। तो इन्होंने क्या किया, बलारा साहब का वीडियो देखने के बाद में अपने आप से ख़रीद लिया और यूज़ करना शुरू किया। तो 5-6 दिन के बाद उनकी मम्मी ने बोली बेटा इसमें कुछ तो है, मेरे कान का दर्द चला गया। तो इसको भी बड़ा ये हो गया। तो फिर इसने कहते मेरे से कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला कि ऐसा है क्या, तो आप, माँ के बारे में इतना नहीं बोली, उसने बोली ऐसा टीका वीका लिया है। तो मैंने उसको डी डाइमर टेस्ट करवाया तो उसका डी डाइमर हाई। तो बोले तू भी ले ले भाई जल्दी से। हाँ, और उसकी मम्मी तो बड़ी खुशी से लेने लग गई। उसके शरीर के नस में जो इतने बड़े बड़े गांठें आती थी, अजीब सा गांठ आता जो हिलता था इधर उधर, वो पूरा 2-3 महीने में वो भी गायब हो गया। तो मैंने बोली अरे यार मेरे लिए भी तो पहला ऐसा हो रहा है, इतना इतना बढ़िया वो एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये भी लेना शुरू करी, इसका डी डाइमर नीचे आ गया। उसके कुछ दिन के बाद उसने दवा छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद फिर उसको लगा कि मैं टेस्ट करके देखूं। तो जब लैब वाला आया टेस्ट करने, तो उसका नीडल में से उसका ब्लड ही पास ना हो, फिर से थक्का जम गया। तो इसने मेरे को कॉल वॉल कुछ नहीं किया। मैं तो हमेशा सिखाती हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस देती हूँ। तो उसने क्या किया, जो अकेला है ना उसका 40 ड्रॉप बना के तुरंत पी ली। और मैं बोली मैं भी किसी को 40 ड्रॉप अभी तक दी नहीं हूँ। उसने अपना ठोक ली 40 ड्रॉप। उसके बाद उसका थोड़े देर बैठी वो 15-20 मिनट, फिर उसका ब्लड निकलने लग गया। मैं बोली अरे वाह, मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात हो गई। मैं बोली अच्छा। और उसके बाद उसने फिर से अपना पूरा डिटॉक्स, उसका एक ग्लाकोमा का भी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या, आप वो वीडियो सुन के देखना। इतना मज़ा आया मुझे सुनने में कि वो देखो अपने आप करने लगे।
उसको किसी एक के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरा शरीर डिटॉक्स कैसे करता है, ये क्लॉट आ गया तो मुझे क्या करना है। इवन किसी के पास अकेला नहीं मिला ना, आप अदरक है ना, अदरक, इसका एक टुकड़ा ऐसा चबा के खा लो कि आँख से आंसू निकल जाए। जैसे आपके आंसू निकलेंगे ना, तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा और उससे आपका क्लॉट इमीडिएटली, जो ब्लड थिनर वगैरह की ज़रूरत नहीं, उससे भी ज़्यादा काम कर देता है। तो ऐसा अपने को आइडिया रहेगा ना कि मेरा बॉडी डिटॉक्स कैसे कर रहा है, तो आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं इमरजेंसी में। अभी सोचो वो महिला इमरजेंसी में उसका दिमाग काम नहीं किया होता तो उसी दिन मर गई होती, और सब लोग क्या बोलते, ये इसका गुरु चेला वगैरह काम नहीं करता है, देखो वो तो पी रही थी, वो मर गई। लेकिन यहाँ मेरे को भी सीखने मिला, तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मन से कर लेते हैं कुछ भी, क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी उसकी। वो कहाँ मेरे को फ़ोन करती रहती, मैं फ़ोन उठाई नहीं उठाई, हूँ नोस। उसको इतना पता चल गया था साइंस में कि भाई ये जो कहते हैं अकेला जो है ना, वो जाके क्या काम करेगा, इतना समझ गई अपने आप, क्योंकि इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी अकेले में भी ज़्यादा ओवरडोज नहीं होता, एकदम हद से ज़्यादा कर लिया तब जाके कोई ओवरडोज होगा। नहीं तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं बोलते हैं 1 चम्मच को डाल दो एक इसमें, 1 चम्मच में कम से कम कितना ड्रॉप होता है, 5 ml होता है, 20-25 100 ड्रॉप होता है एक में, सोचो। तो ये जो जानकारी है ना, सही मिले तो बहुत अच्छा है। जो अपना ये है डाइऑक्सीजन क्लोराइड है, क्लोराइड कहाँ से मिल रहा है, नमक से मिल रहा है, उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन घुसाया है, ठीक है ना। अब उसको ओवरडोज उसको मत करो, उससे ओवरडोज हो गया तो विटामिन सी लेके उसको न्यूट्रल कर लो। इतना चीज़ आपको मालूम हो गया तो आप अपने आप सारा चीज़ कर सकते हो। तो आपके अंदर का स्पाइक प्रोटीन और ग्राफेन ऑक्साइड निकल गया तो काम हो गया। हाँ, अच्छा निकाल देंगे। तो जिसने ये सवाल पूछा है, मालूम है कौन है वो? इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ बेचने वाला फार्मासिस्ट है। तो उसका फार्मेसी बंद करवाओगे आप? अरे हाँ, ये तो है। मतलब आप बिना पैसा खर्च किए सारे टॉक्सिन निकालने का तरीका बता रहे हो खाली एक डिटॉक्स किट से, और उसके बाद सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से, सिर्फ आप अपनी जीवन शैली बदलने से आप हेल्दी रह सकते हो, 0 बीमारी हो सकती है, लंबी बीमारी मतलब क्रॉनिक बीमारी, यानी कि 0 बीमारी वाला समाज बना दोगे। तो जीडीपी का सत्यानाश करना है आपने। देश का विकास के ऊपर बाधा बन रहे हैं ऐसे लोग ना, क्योंकि बीमार नहीं पड़ेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं बनाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-5 लाख रुपया नहीं देंगे, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा? है ये गलत लोग दिखाई दे रहे हैं हमको, देश के विकास में बाधा करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना भैया? ये तो क्लियर है, देशद्रोही है। हाँ, ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाना चाहिए। प्रकाश मौर्य तो मतलब ये समझ सकते हैं आप लोग ना, देशद्रोही डॉक्टर सुजान, इनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए इनके ऊपर कि जीडीपी जो हमारे मोटा भाई तड़ीपार महोदय, जो महोदय इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि पार्लियामेंट में भेज दिया, सोनम वांगचुक के जैसा इनको जेल में डाला। जहाँ सोनम वांगचुक के जैसा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो तड़ीपार महोदय वो पता नहीं 5 ट्रंक वाली मिलियन वाली वो बनाना चाहता है इकोनॉमी, ऐसा बोलता है ना वो, कहता 5 ट्रक मिलियन, 5 ट्रक मिलियन नहीं होता भाई, 5 ट्रिलियन था वो। और उस पे इंटरव्यू में बोल रहा था 5 ट्रिलियन बोलना नहीं आता उसको, गधे को 5 ट्रंक मिलियन बोलता है। ठीक है, वो बोल रहे हैं हम देश को 5 ट्रंक मिलियन वाली इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और फिर बोलता है कि अच्छा अब वो इकोनॉमी बनाने के लिए उसको फर्जी आंकड़े चलाने पड़ेंगे। आंकड़ों में सीधा सा तय है, बच्चा आपका गांव में पढ़ेगा, अपने घर का झोला लेके जाएगा और गांव का मास्टर जी होगा, वो मास्टर जी भी पैदल जाएगा और बच्चा भी पैदल जाएगा, तो कुछ खर्चा नहीं होगा। परंतु यदि आपका बच्चा नई ड्रेस, कोट वाला, टाई वाला, नए जूते वाला पहन के जाएगा, आप उसे बाइक पे छोड़ने जाओगे या कार में छोड़ने जाओगे या बस लेने आएगी, बस का ड्राइवर, टायर, लाइटें, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, फिर सड़क का टूटना, फिर सीसीटीवी कैमरा, फिर आया, फिर स्कूल के अंदर बड़ी बिल्डिंग होगी, दूर होगा तो पेट्रोल डीजल खर्च होगा, तो जीडीपी बढ़ेगी, है कि नहीं? यानी आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, और आपका पैसा बेहिसाब खर्च हो रहा है
तो जीडीपी बढ़ रहा है। तो अब जीडीपी बढ़ाने के लिए, देश के विकास का आंकड़ा बताने के लिए, आपके बच्चे का पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना, नौकरी के लिए बाहर रहना, अकेला पीजी में रहना, ढेर सारा खर्चा करना, बाहर होटल में खाना, खा के बीमार होना, किसान का पेस्टिसाइड डालना, डाल के खुद बीमार होना, क्योंकि खरोगे तो खर्चा करेगा, फिर खाने वाले का बीमार होना, फिर उसके खर्चा करना, और फिर इस तरह से लगातार पूरा दिन ट्रैवल करते रहना। ये जरूरी है जीडीपी बढ़ाने के लिए, देश के आंकड़े बढ़ाने के लिए। आपका दिन रात बिना मतलब चलते जाना और बीमार होना, 40 तक कमाना, और 40 के बाद कमाया हुआ जो खराब सेहत कमाने के लिए की थी फिर उस पर खर्च करना, यह जरूरी है। इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि आपका विनाश ही देश का विकास है। तो यदि आप अपना विकास करना चाहते हैं, यदि आप अपने को बचाना चाहते हैं, तो आपको देश के विकास से अपनी भागीदारी निकालनी पड़ेगी। बोलो तैयार हो? ये तो करना पड़ेगा भैया, इसी को समझना इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन बैठकर आंकड़ों के साथ, अब डॉक्टर सूजन ने बता दिया कि दवाई से नहीं निकल रहा है, ये रेमेडी इसलिए क्योंकि आपने कचरा खा रखा है, आपने गंदगी खा रखी है, और आपको जल्दी निकालना है तो आपको कोई ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो धक्का मार रही है गाड़ी की बैटरी जिसकी डाउन है। ऐसा ही है डॉक्टर सूजन, है ना? उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए दवाई नहीं खाना है, उसको मेंटेन करने के लिए खाली वो कारण हटा देने हैं जो आपको बीमार कर रहे हैं। बिकॉज अपनी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए ही बनी है। कल मैंने क्या बताया था? हार्ट पंप नहीं है, ये क्या है? जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला, मैग्नेटिक पावर बनाने वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर और जनरेटर है। अभी मैं डॉक्टर सूजन ने उस पर स्टैंप लगा दिया, बोला क्या फेलियर हो गया? हार्ट अटैक को क्या बोल रहे हैं वो? इलेक्ट्रिक फेलियर, कार्डिक फेलियर। इलेक्ट्रिक बिजली चली गई, किसी ने लाइन डाउन मार दी, तो ये लाइन खत्म हुई तो पूरा बॉडी के अंदर से वो गया। अब इसको आप समझना जरूरी है। तो भैया जी, अगर आपने अनजाने में सवाल पूछा है या कहा है तो आपको जवाब मिल गया है, परंतु यदि आपने द्वेषवश, दुर्भावना से, बदनाम करने के लिए, अपने स्वार्थ में, अपनी दुकान चलाने के लिए अगर ऐसा बोला है, तो ऐसे लोगों के लिए लानत भेजना जरूरी है। जोर से बोलेंगे, लानत है यदि ऐसे लोगों ने इस भावना से किया है तो। अदरवाइज समझ के बिना कुछ भी बोलना। मुझसे कोई सवाल पूछता है किसी टॉपिक के ऊपर, अगर मुझे नहीं पता होता है, अगर मुझ में नहीं अकल है, तो मैं उसके ऊपर जवाब नहीं देता हूं। जवाब हमको वैसे ही देना है, आपको भी यही देना है। और इसीलिए आपकी समझ को डेवलप किया जा रहा है हर मुद्दे के ऊपर, ताकि आप इन चीजों को समझ पाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। व्यापारवाद को खत्म करोगे तो डीजीपी और जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और सॉरी, बट अगर व्यापारवाद को खत्म करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जीडीपी नहीं बढ़ेगी, व्यापारवाद का मतलब पैसा। अगर आपकी बीमारी पर पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। ठीक है? न्याय पे वकील को, जज को, पुलिस वाले को आने जाने में पैसा खर्च नहीं हो रहा, न्याय गांव की पंचायत में हो जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी भैया, है? तो आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर, वकीलों के खर्चे, कागजों के खर्चे, टाइपराइटर के खर्चे, खूब सारे खर्चे लगेंगे। पुलिस वालों को दोनों तरफ वाले दोगे, जज के साथ सेटिंग में पैसा लगेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जज ने फिर उससे प्लॉट लेने हैं ढेर सारे, फिर वो आंकड़े काउंट होने हैं। ठीक है? इसी तरह राजनीति में भी अगर समाज अपनी राजनीति को खुद तय करने लग जाएगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन चुनाव पर अगर हजारों करोड़ रुपया खर्च होगा तो जीडीपी। ठीक है? खेती में भी अगर किसान जीरो बजट खेती करने लग जाएगा, अगर पैसा ही खर्च नहीं करेगा, घर की खाद हो जाए, घर की मेहनत हो जाए, घर का सारा सामान हो जाए, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो देश का विकास होगा क्या? नहीं होगा। तो देश का विकास करने के लिए आपको अपना करना पड़ेगा, जो कि हम लगातार करते आ रहे हैं।
और यदि समझ नहीं आया तो आप भी कर रहे हो, बाकी लोग भी कर रहे हैं, और ये करना जारी रहेगा, और ये कॉन्टिन्यूअसली जारी रहेगा, है कि नहीं? क्यों? और इसको बचाने का तरीका क्या है? खाली समझ जाओ कि यहां पैसा खर्च नहीं करना है, तो बचाना कैसे है भाई? बचाना कैसे है? और अगर खर्च करना ही पड़े, ओ चाचा चोटी वाले थमिए थोड़ा, ए नहीं तो उन्हें सुन नहीं रहा उन्हें, मैं तेरा ताऊ तो मेरा चाचा हो गया, ठीक? आप एक बात बताइए कि अगर गांव के आदमी से आप ये पूछोगे जाकर अपने गांव में, जो भी 4-5 लोग बैठे होंगे, कि तुम बताओ पैसा खर्च करना इंपॉर्टेंट, मतलब खर्च करना जरूरी है, या खर्च करना चाहिए, या बिना खर्च किए काम चलाना है, क्या बोलेगा वो? तो रास्ता ढूंढो ना, उसके लिए क्या मुश्किल है? रास्ता ढूंढते हैं ना, मिलके करते हैं ना। मैं लीड करूंगा, तुमसे नहीं हो रहा है तो बोलेगा कौन करेगा? बोला मैं करूंगा, ऐसे बोलो। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वही डॉक्टर सुजन ने बोला, क्या लेनी पड़ेगी? जिम्मेदारी। अरे करना आपने, मैंने जिम्मेदारी ले रखी, मैं करता क्या हूं बताओ? खाली बता ही तो रहा हूं। आप भी जाकर गांव में लोगे जिम्मेदारी, तो आपको क्या करना है? कोई जिम्मेदारी कह दो, मेरी जिम्मेदारी है, हम मिलके करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक? पूरा नहीं हुआ मैं कह दूंगा आप आए नहीं साथ में, क्या करूं? मैंने कहा था मिलके करेंगे, आप मिले नहीं, मैं क्या करूं? मैं तो निकला था ना घर से बाहर, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते। जो स्टेक होल्डर है अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं कर सकते, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। अभी बस आइए, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? है ये क्या? मैंने ताली बजाने के लिए किसी ने बोला? अरे ये तो इनको तो देखो, ओए क्या बीमारी है? बीमारी क्या है? दिक्कत क्या है तुम्हारे को? अगर यही बात प्यार कुमार भाई की भाषा में बोलनी हो तो बोलते हैं भैया आपको तकलीफ है क्या? ऐसे मतलब मेरे को यही बात, मतलब मुझे इस तरह से बोलना कुमार प्रशांत जी से सीखा कि भाई मतलब गुस्सा भी प्यार से किया जा सकता है। मतलब ये ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है, ऑर्गेनिक खेती पे किसानों के साथ काम करने वाले, महाराष्ट्र के अंदर करोड़ों लोगों के घरों तक सीधे पहुंचने वाले, मतलब करोड़ों का इसलिए बोल रहा हूं कि 2-2.5 करोड़ का तो सर्कुलेशन ही है जो डेली उनके घर पे दस्तक मारता है, उनके अखबार का जिसका नाम है देशोन्नति, और लाखों किसानों के संगठन पर देसी खेत बीज काम करने वाले, ऑर्गेनिक खेती पर काम करने वाले प्रकाश पोहरे जी हमारे बीच में है, देशोन्नति के संपादक, उनके मालिक। 2021 में जब मैं यात्रा पे निकला था पूरे भारत की, तो पोहरे जी के निमंत्रण पर मैं अकोला, अमरावती, भंडारा, नागपुर, रायपुर भी गया था। इन्होंने यहाँ खूब सारे कार्यक्रम कराए थे अपने कॉलेजेस में, स्कूलों में, यहाँ पर अकोला के आसपास में, वर्धा के इस एरिया के अंदर। तो तब मैंने देखा था कि समाज के अंदर इतने सारे योद्धा इस पे लगातार काम करने के लिए लगे हुए हैं। तो मुझे लगा, मुझे शांति हुई कि यार काम करने वाले लोगों ने पहले से हमारे लिए रास्ता बना रखा है। तो थीम समझ में आया कि इनके बनाए हुए रास्ते को बस खाली हमको कैरी करके अगली पीढ़ी को बताना है कि अपनी समझ से इन्होंने बना दिया, फिर हम अपनी समझ से देखेंगे और अगली पीढ़ी को उसको बना के देंगे। दूसरा, जिस परिसर में हम लोग बैठे हैं, गांधी विनोबा के परिसर में, ये धरती जो है स्वदेशी की शुरुआत करने वाली धरतियों में गिनी जाती है पूरे देश के अंदर। तो इस वर्धा की पावन धरती पर मतलब जो स्थान, जो जगह, जो छाप महात्मा गांधी की है, विनोबा भावे की है, वो शायद ही किसी दूसरे शख्स की होगी। और उनका अगर उनको फॉलो करने में, उस स्वदेशी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में अगर काम है तो भाई हमारे राजीव दीक्षित का है, जिनका अभी पुण्यतिथि 23 तारीख को आने वाली है। ऐसी इसमें दिल्ली के जो गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन भाई कुमार प्रशांत जी हमारे बीच में आए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जिस संकल्प को लेने के लिए हम लोग चले हैं, जिस संकल्प के लिए जिस यात्रा पे हम लोग निकलने वाले हैं, उसमें ऐसे
शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता और इन मानवता के सिद्धांतों पे लगा दिया हो, ऐसे लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को अगर मिलता रहेगा तो यकीनन हम किसी ना किसी मोड़ पर, ऐसे मोड़ पर पहुंच पाएंगे कि हम कह पाएंगे अगली पीढ़ी को कि बेटा जितना बस का था उतना तो कम से कम हमने किया। कितना होगा, क्या रिजल्ट होंगे, ये ना हमारे मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है, ना हमको पता है, ना हम इसका अहंकार पालते हैं। जितना कुदरत करवाना चाहेगी करवा लेगी, जो हमसे होगा वो हम करेंगे। लेकिन ज़्यादा अब मेरे सामने दो चॉइस आ गई हैं। आप में से जल्दबाजी किसी को नहीं है, आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं है ना? नहीं है। अभी देखो ना, ये ऐसे लोग बोले ना पहले, है ना? तो आपसे नहीं। असल में चक्कर क्या है, पौरे साहब तो एक बार अपना पेल के चले जाएंगे, पौरे साहब वापस नहीं आने वाले हैं। आप यहाँ पर कल भी हो तो आप जो बोलोगे तो आपके सवालों के जवाब हमें लेने हैं। तो आपके बीच में और अगले सेशन के बीच में समय चाहिएगा, तो पहले हमें आप ही चाहिए क्योंकि पौरे साहब ने आपको भी सुनना है, हमको भी सुनना है। हमको कुछ नहीं हो रही है, बस हमको गांधी को ही सुनना है हमें आपको ही सुनना है। बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ, या फिर मैं संजीव भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। ये कोई बोलता ही नहीं है यार, यहाँ पे लोगों को माइक चाहिए होता है, यहाँ हमारे यहाँ कोई माइक ही नहीं मांगता है, बताओ कह रहा था तुम ही बोलते रहो। तो आइए, आ जाओ। तो भाई अभी मैं आपको जो बात कह रहा था, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमने असल में एक सपना देखा जो हमसे पहले वाले हमारे पुरखों ने भी देखा। इसको, अरे उसको नए सिरे से चालू करें।